होता है आजकल, ऐसा विषाक्त वातावरण बन रहा है कि लोग विप्रद्रोही होते चले जा रहे हैं। ये स्वभाव बन गया। पर याद बहुत से लोग ऐसा आरोप भी लगाते हैं, यज्ञ करने से सबसे ज्यादा तो पंडित जी का लाभ होता है, ब्राह्मणों का फायदा होता है, हमारा क्या फायदा। तो सुनिए, सबसे पहले जब आप यज्ञ कराएंगे तो फायदा नीचे से ऊपर की तरफ होता है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण। तो सबसे पहले तो चतुर्थ वर्ण वालों का लाभ होता है। क्या बोले? सबसे पहले भूमि को समतल कराया जाता है जहां यज्ञ होगा। तो समतल कौन करेगा? मजदूर वर्ग। तो सबसे पहला फायदा उनका हुआ। और फिर समतल करने के बाद में फिर यज्ञशाला का निर्माण कराया जाता है। तो कारीगर कौन होते हैं? चतुर्थ वर्ण, प्राय वही होते हैं चतुर्थ वर्ण के लोग। वे यज्ञशाला बनाते हैं, वे मंडप बनाते हैं, वे हवन कुंड बनाते हैं। तो सबसे पहला लाभ तो चतुर्थ वर्ण का हुआ। उसके बाद पंडित जी से कहा कि महाराज सामान क्या क्या लगेगा। तो पंडित जी ने यज्ञशाला की, यज्ञ की सामग्री की पूरी लिस्ट बनाई। तो लिस्ट लेके आप पहुंच गए सेठ जी के यहां। तो दूसरा लाभ किसको मिला? सेठ जी को, अंसारी की दुकान को, जिन्होंने सब हजारों लाखों का सामान, जितना बड़ा यज्ञ उतना अधिक सामान। तो दूसरा लाभ तो सेठ जी को मिला। और फिर यज्ञ का नेतृत्व, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई अव्यवस्था ना हो, सुरक्षा कर्मी सब हो। तो नेतृत्व का काम क्षत्रियों का होता है। तो तीसरा लाभ नेतृत्व को मिला, क्षत्रियों को मिला, जो सारे प्रबंधन कार्य को संभालते हैं, जिनके नेतृत्व में सारे कार्य का संपादन होता है। अब सबको लाभ मिलने के बाद पूरा यज्ञ जब लगभग संपन्नता की ओर होता है, तब कहा जाता है पंडित जी की अब दक्षिणा विदा करो महाराज। तो जब विदाई का समय आता है तब तक कहते महाराज 7 दिन इतना भंडारा चला कि प्राय हमारा तो जितना था टारगेट वो सब भंडारे में ही खत्म हो गया महाराज। अब तो आप तो ब्राह्मण हैं, बड़े संतोषी होते हैं, महाराज आशीर्वाद दो, ऐसी खेत है, हरी फसल है, खोंटते खाते रहो। ऐसे करके सबसे ज्यादा फिर अंत में विदाई का जब समय आता है तो ब्राह्मणों को ही समझाया जाता है। वहीं दबाव ज्यादा, क्योंकि अंसारी की लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, वहां कोई वो नहीं हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, तो जितने का दाम है उतने का मिलेगा। परंतु जिसने आदि से यज्ञशाला का निर्माण भी ब्राह्मण के नेतृत्व में हुआ, कितनी लंबी चौड़ी होना चाहिए, कैसा हवन कुंड होना चाहिए, पहले दिन से पूरे समय तक जो पूरा समर्पित होकर के कार्य किया, उसी ब्राह्मण की विदाई में सबसे लाभ यदि होता भी है तो सबसे अंत में होता है। इसलिए ये विचार नहीं करना चाहिए कि यज्ञ से सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का ही लाभ होगा या वर्ण विशेष का ही लाभ होगा। चारों वर्णों को लाभ मिलता है, और चारों वर्णों तक ही लाभ सीमित नहीं होता, प्रकृति को लाभ मिलता है। प्रकृति शुद्ध होती है, प्रकृति शुद्ध होगी तो जलवायु शुद्ध होगा, समय पर बरसात होगी। और यदि हमने जब से यज्ञ करना छोड़ दिया है, यज्ञ की परंपरा जब से लुप्त होती चली जा रही है या कम होती जा रही है, तब से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। कभी ओले बरस रहे हैं, तो कभी भूकंप आ रहा है, तो कभी सुनामी आ रही है। ये प्राकृत जो आपदाएं हैं प्रकृति के प्रकोप के द्वारा ही होती हैं। और प्रकृति को प्रसन्न रखोगे तो प्रकृति आपको स्वस्थ रखेगी।